किसी भी पेशेंट में आपके पास हेपेटाइटिस बी, सी या इससे मिलता-जुलता कोई भी रिस्क फैक्टर मौजूद है, तो आपने क्या करना है? आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। देयर इज़ अ लॉट दैट यू कैन डू। ये नहीं है कि हेपेटाइटिस हो गया, देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। तो हर स्टेज के ऊपर इवन यानी सिरोसिस की स्टेज में, डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। यू कैन डू अ लॉट। आपका बस नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने पेशेंट की कैटेगरी जो है वो उसको डिसाइड करना है। पेशेंट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अगर पेशेंट को सिर्फ हेपेटाइटिस पॉजिटिव है और पेशेंट को कोई भी किसी किस्म की सिरोसिस का एविडेंस नहीं है, तो आप जस्ट इसे क्रोनिक हेपेटाइटिस या जस्ट इन्फेक्शन लेवल करेंगे। इस सूरत में आपको किसी किस्म की कोई स्पेशल कंसिडरेशन, ट्रीटमेंट या परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट कौन से करवाने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपने जो टेस्ट कराने हैं दे शुड बी एम्ड एट कि सिरोसिस प्रेजेंट है या नहीं। और दूसरा ये कि मरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मरीज आपसे पूछता है कि डॉक्टर साहब कोई अद्वियात लिख कर दें, तो क्या हर मरीज को दवाइयां लिखना जरूरी है? तो आई डोंट थिंक सो। अगर पेशेंट का जो वायरल स्टेटस है वो एक्टिव इन्फेक्शन है, तो आप वायरस को ट्रीट जरूर करेंगे, लेकिन इटसेल्फ लिवर के जो ओनली लिवर के रिलेटेड कोई आपकी कोई खास मेडिसिन नहीं है अनटिल अनलेस के कोई कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ना हो गई हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इट सिरोसिस और नॉट? तो आप कैसे पता चलाएंगे सिरोसिस है? तो नंबर वन इज अल्ट्रासाउंड आप ऑर्डर करेंगे। इसके अलावा आप फाइब्रोस्कैन ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी जो कुछ ब्लड टेस्ट हैं उसमें सबसे पहले सीबीसी कराएंगे। सीबीसी में आप प्लेटलेट के लेवल देखेंगे, लेस देन 150 लेवल इज ऑफन टू मच सजेस्टिव ऑफ सिरोसिस, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से आपकी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है मोस्ट कंसिस्टेंट फाइंडिंग है इन पेशेंट्स विद सिरोसिस। देयर आर मेनी अदर काजेज, लेकिन उसमें फिर आपने पेशेंट की जो कंडीशन है और जो ओवरऑल क्लिनिकल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली प्लेटलेट की जो डेफिशिएंसी है उसकी अदर काजेज भी साथ साथ जरूर सोचनी है। इट इज आल्सो अ लेस रिलायबल वे, क्योंकि अगर किसी को डेंगू इन्फेक्शन चल रही है तो उसमें टाइमिंग प्लेटलेट के लेवल नीचे आ जाएंगे और फिर बाद में रिकवर भी कर जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी अदर काजेज हैं कि जिसमें आपके पास प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होती है, यानी ट्रांजिएंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होता है। इट्स ए गुड वे, इट्स ए चीप वे, बट इट्स a less reliable, less sensitive and less specific way. Other than platelets, CBC में आपको क्या और चीज सजेस्ट कर सकती है कि देर इज ए सिरोसिस ऑलरेडी, वो है कि अगर पेशेंट की हीमोग्लोबिन लो है, जो कि जिसकी रीजन एक तो आपकी जो है वो ब्लड लॉस हो सकता है मलीना के थ्रू या हीमाटोमेसिस के थ्रू, और इसके अलावा ऑन गोइंग इन्फेक्शन भी हो सकती है जो कि एसबीपी के केसेस में होगी। तो कीपिंग इट सिंपल के आपने जो भी क्लूज कलेक्ट करने हैं वो सिंपल ट्रिवियल लेबोरेटरी टेस्ट से स्टार्ट करते हुए आपने जो थोड़ी सी एडवांस इन्वेस्टिगेशन है उन सब में आपने क्वेश्चन यही आंसर करना है कि सिरोसिस प्रेजेंट है या नहीं। अगर सिरोसिस प्रेजेंट है तो मैनेजमेंट डिफरेंट होगी, अगर पेशेंट को सिरोसिस नहीं है तो मैनेजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास टेस्ट आ जाते हैं जो हेल्प करते हैं आपको सिरोसिस की प्रेजेंस के बारे में। तो एलएफटीज में आप अल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी क्रोनिक लिवर डिजीज के बारे में सजेस्ट कर सकती है। एएलटी एएसटी इज नॉट ए गुड वे टू जज कि पेशेंट को सिरोसिस है या नहीं। पीटीआईएनआर इज ए गुड टेस्ट जो कि ऑफन लेट स्टेजेस पे जाके डिरेंज होता है, लेकिन इन केसेस ऑफ सीवियर लिवर डैमेज पीटीआईएनआर इज द बेस्ट टेस्ट टू जज द लिवर स्टेटस। और जो कुछ आपको सजेशंस मिलती हैं एलएफटी की रिपोर्ट में, एएसटी इज मोर देन एएलटी एंड द पैटर्न ऑफ एएसटी मोर देन एएलटी, और वी कॉल इट रिवर्सल पैटर्न, that is AST more than ALT is also suggestive of cirrhosis. But keep in mind that alcohol is also one of the cause of AST more than ALT, but there will not be cirrhosis, जो कि सिंपल लिवर इनटेक के पेशेंट्स में भी AST more than ALT हो सकता है। Do keep in mind कि you have to combine everything starting from the history, and in the history you get some points from the history about the risk factors for the development of cirrhosis like hepatitis or other habits like alcohol intake, and if there is any obesity already there by the look of the patient, this is also one of the factor that can further exacerbate the damage of liver. And then examination and then labs, combine all the parameters, history, examination and labs, and then you decide that the presence of cirrhosis is there or not. The next test that can help you is अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, एंड अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पे आपको क्या चीजें हेल्प करती हैं अबाउट द प्रेजेंस ऑफ सिरोसिस, वो आपके क्या पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को अल्ट्रासाउंड जो है एब्डोमेन उस पे सिरोसिस है। रिमेंबर कि अल्ट्रासाउंड इज ए ऑपरेटर बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, तो आपने लोकल से जो किसी डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड अगर आप कराएंगे तो आपको ये क्लूज बिल्कुल नहीं मिलेंगे। रीजन इज के वो डॉक्टर जो है वो इतना स्किल्ड नहीं होता कि इन चीजों को क्लियरली आंसर करे। वन थिंग जो कि आपके पेशेंट में
सिरोसिस को फेवर करेगी दैट इज कोर्स लीवर एंड इररेगुलर टेक्सचर और इररेगुलर मार्जिन्स। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ फोकल लीजन, ये चीजें भी आपकी जो है वो सिरोसिस को फेवर करेगी। इसके बाद स्प्लीन का साइज, या फिर लिखा होगा स्प्लीनोमेगाली, और फिर पोर्टल वेन के ऊपर कमेंट, उसका साइज, उसका डायमीटर, और उसमें प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बस और नॉट, प्रेजेंस ऑफ असाइटिस। ये सब चीजें आपको मिलकर एक क्लूज देंगी कि पेशेंट को सिरोसिस है या नहीं। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि वंस द पेशेंट इज हैविंग एनी रिस्क फैक्टर लाइक हेपेटाइटिस बी और सी बाय एनी मीन, किसी तरह भी पता चला है, तो अब आपने सीबीसी, एलएफटी और अल्ट्रासाउंड, इन चीजों से आपने क्लूज जनरेट करने हैं कि पेशेंट को सिरोसिस है या नहीं। इसके बाद ज्यादा जरा सेंसिटिव जो मेथड है दैट इज फाइब्रोस्कैन, उसमें लिवर की स्टिफनेस की बेस के ऊपर ग्रेडिंग की जाती है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं जिससे सिरोसिस का एक इनडायरेक्ट एस्टीमेट लगाया जा सकता है, दैट इज एप्री स्कोर एंड FIB-4 स्कोर्स। ये स्कोर्स भी आपको हेल्प करते हैं, जिसमें डिफरेंट वैल्यूज को पुट किया जाता है, जिसमें प्लेटलेट्स और AST और डिफरेंट पैरामीटर्स पुट करने के बाद आप एक वैल्यू जनरेट होती है जो कि इन द फेवर ऑफ सिरोसिस होती है या अगेंस्ट सिरोसिस होती है। सो यू नाउ नो कि पेशेंट को सिरोसिस है। तो अगला क्वेश्चन आपके ज़हन में ये होता है, अगर सिरोसिस है तो ये कंपनसेटेड सिरोसिस है या डीकंपनसेटेड सिरोसिस है, बिकॉज के यहाँ पर ये दोनों ग्रुप्स जो हैं इनकी ट्रीटमेंट डिफर करेगी। अब जहाँ बात है सिरोसिस की प्रेजेंस की और हेपेटाइटिस बी है, तो आपको अब उसकी ट्रीटमेंट जो है मेनली डिपेंड करेगी कि हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है उसके DNA लेवल्स क्या है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे, या फिर हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है उसकी जो वायरल कॉपीज आपके ब्लड में मौजूद हैं तो उसको आपने एरेडिकेट करना है। If patient is having just cirrhosis and a risk factor, the treatment is mainly the eradication of the risk factor, if it is possible. अब अगर पेशेंट को सिरोसिस है और कंपनसेटेड है तो स्टिल द सेम ट्रीटमेंट जो कि आपने एरेडिकेशन करनी है रिस्क फैक्टर की। अगर पेशेंट को डीकंपनसेटेड सिरोसिस है तो डीकंपनसेटेड सिरोसिस से मुराद ये है कि पेशेंट को खून की उल्टी आ चुकी है, पेशेंट के पेट में पानी पड़ चुका है, ये मरीज बेहोशी की वजह से, जिसको हम पैटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं, उसकी वजह से हॉस्पिटल एडमिट हुआ है, तो ये पेशेंट डीकंपनसेटेड सिरोसिस का है। जहां कंपनसेटेड सिरोसिस के पेशेंट हैं, यहाँ आपका गोल है कि आपने प्रिवेंशन करनी है, इनको डीकंपनसेट नहीं होने देना। जहां डीकंपनसेटेड पेशेंट्स हैं वहां आपका गोल होना चाहिए कि आपने इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना है और फर्दर प्रोग्रेशन एंड रिकरेंस ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है और HCC में कन्वर्जन को रोकना है। ये वो पेशेंट्स होंगे कि जिनमें साइटिस प्रेजेंट है, तो आपने उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। तो अब अगर पेशेंट डीकंपनसेटेड सिरोसिस के साथ है तो इसमें फिर आपको बहुत से एस्पेक्ट्स कंसीडर करने हैं। पेशेंट को साइटिस है तो उसकी ट्रीटमेंट आप अकॉर्डिंगली करेंगे, जो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, साल्ट रिस्ट्रिक्शन, मॉडरेट यूज ऑफ वाटर, and then using the diuretics, and using the diuretics in a gradual manner, using the appropriate dose with proper monitoring, also keeping in mind the side effects of the diuretics. Do keep in mind that your diuretics are working or not, and you can make an estimate by the weight reduction and abdominal girth reduction। और इसके साथ साथ आपका एम ये होगा कि आप उस ascites में इन्फेक्शन के स्प्रेड को बचाएं, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ SBP। अब आप जब पेशेंट की ascites को मैनेज कर रहे हैं तो इसके साथ साथ पेशेंट्स के आपने पोर्टल हाइपरटेंशन को कम करना है। पोर्टल हाइपरटेंशन कम करने के लिए आपको बीटा ब्लॉकर्स का यूज करना है, और एट द सेम टाइम्स आपको रूल आउट करना है कि पेशेंट को एसोफेजियल वेरिसेस डेवलप हो चुकी हैं या नहीं। उसके लिए आपने एंडोस्कोपी का टाइम लेना है, और अगर वो प्रेजेंट हैं तो उनको अकॉर्डिंगली मैनेज करना है, जिसकी मेनली मैनेजमेंट बीटा ब्लॉकर्स और बैंड लाइगेशन है विद फ्रीक्वेंट इंटरवल्स अंटिल दे आर इरेडिकेटेड। इसके बाद अगर पेशेंट इंसेफेलोपैथी में जा चुका है या अभी तक नहीं गया तो आपने पेशेंट को मेक श्योर करना है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। ये इसकी काइंड ऑफ प्रिवेंशन है टू प्रिवेंट इंसेफेलोपैथी। हर एक कॉम्प्लिकेशन जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको आपने सेपरेटली मैनेज भी करना है, अगर नहीं है तो उसको इन एडवांस प्रिवेंट करने के लिए भी अपनी ट्रीटमेंट जो है उसको बेटर बनाना है। अब आपने 6 मंथली डीकंपनसेटेड पेशेंट्स में अल्ट्रासाउंड कराते रहना है। जल्दी से जल्दी आपने, अगर इन केस के हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप होता है तो उनको आपने रोकना है। लेट्स समराइज, अगर किसी पेशेंट में हेपेटाइटिस बी या सी, जैसे कि आजकल नेफल्ड या नैश या मैसल्ड की एक नई टर्म आई है, उनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है और पेशेंट जो है वो आपके पास आ जाता है, तो मैनेजमेंट ऑलमोस्ट यही सेम रहेगी, जिसमें आपने कैटेगराइज करना है पेशेंट को कि पेशेंट को सिरोसिस है या नहीं। अगर है तो फिर वो कंपनसेटेड है या डीकंपनसेटेड है। इसके लिए आप चाइल्ड प्यू स्कोर भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल्ड स्कोर भी आपको गाइड करेगा। तो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक सबसे बड़ा मैसेज जो हर पेशेंट को मिलना चाहिए इज टू
look for liver transplant once they have decompensated liver disease. Even कि जब ascites develop हो जाए, they should know कि एक वक्त आएगा कि उनको liver transplant करवाना पड़ जाएगा. तो इसलिए हर पेशेंट को आप अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द लिवर डिजीज एंड द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस मैनेज करें, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं. तो आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू इन मैनेजिंग द लिवर डिजीज पेशेंट्स नेक्स्ट टाइम. So like my channel and subscribe as well. Thank you very much.